आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। क्या आप रोज रोज काम पर जाने से बोर हो चुके हैं? क्या आप बोर और उदास महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका हर दिन एक जैसा गुजर रहा है और लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है? अगर ऐसा है तो ये समरी आपके लिए है। लेकिन खुश रहने के लिए ठोस और प्रैक्टिकल तरीके हैं। आप उन्हें डेली अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इस समरी में आप हैप्पीनेस जनरेट करना, क्रिटिसिज्म से डील करना, लाइफ से सेटिस्फाइड और खुश रहना सीखेंगे। आपको एहसास होगा कि आप डेली खुश रह सकते हैं और एक लंबी, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। ये कैसे किया जा सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल होने और खुश रहने के लिए आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि बड़े काम से बड़ी सक्सेस मिलती है, जिससे खुशी मिलती है। कई लोग मानते हैं कि आपको खूब मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए और तब आप खुश रह पाएंगे। या आपको ओवरटाइम करना चाहिए, तब आपको प्रमोशन मिलेगी और तब आप खुश रहेंगे। लेकिन ये मॉडल अब टूट चुका है। एक बार हमारा गोल अचीव हो जाए तो हम एक नया मॉडल सेट कर लेते हैं। हम लगातार अगली डिग्री, अगला प्रमोशन या अगले अचीवमेंट के लिए काम करते रहते हैं। हम सक्सेस के बाद सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन तब भी हमें खुशी नहीं मिलती। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूला को एडिट कर दें ताकि खुश रहना हमारी लाइफ की पहली प्रायोरिटी बन जाए। फिर नया फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा: खुश रहने से ही ग्रेट वर्क होता है, जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप खुश हैं तो अपने काम को एंजॉय करेंगे और बढ़िया काम भी करेंगे। आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस होगा और आप काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक बार रिपोर्ट पेश किया कि जो लोग खुश रहते हैं वो बाकियों से 3 गुना ज़्यादा क्रिएटिव, 31% ज़्यादा प्रोडक्टिव और सेलिंग में 37% ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो खुश रहने के लिए पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए? आपको हैप्पीनेस जनरेट करनी होगी, यानी खुशी पैदा करनी होगी। चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, खुश रहें। जैसा कि विलियम जेम्स कहते हैं कि ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ये है कि एक इंसान अपना एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। विलियम शेक्सपियर्स कहते हैं कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच उसे ऐसा बना देती है। इंसान के लिए खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? इंसान नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हजारों सालों से जिंदा बना रहा है। हमारे पूर्वज हमेशा भूख और शिकारियों के खतरे से जूझते रहे हैं। अगर उनके पास खाना और सेफ्टी नहीं होती तो वो जिंदा नहीं बच पाते। ये नेगेटिव थिंकिंग अगर नहीं होती तो हम भी शायद बहुत पहले लुप्त हो चुके होते। लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग अभी तक हमारे ब्रेन में प्रोग्राम्ड है, चाहे बेशक हमारे पास काफ़ी मात्रा में खाना और सुरक्षा दोनों है। चाहे हमारी जिंदगी को कोई खतरा ना हो तो भी हमारा ब्रेन प्रॉब्लम को ढूंढता रहता है। तो इस नेगेटिव थिंकिंग का हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे एटीट्यूड और उन चीज़ों को जानने पर डिपेंड करता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि अपने एटीट्यूड को चूज करने की ताकत इंसानी आज़ादी का एक हिस्सा है। फ्रैंकल एक साइकोलॉजिस्ट थे जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में विक्टिम रह चुके थे। उन्होंने पाया कि जो कैदी बच गए थे उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड था और उन्होंने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। एटीट्यूड पैसे, एजुकेशन, अपीयरेंस या स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी कंपनी, घर या फ्रेंडशिप को बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकता है। हमारे पास हर दिन अपना एटीट्यूड चूज करने की पावर होती है। हम बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा एटीट्यूड। सोंजाय लुबोमिर्स्की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर और द हाउ ऑफ हैप्पीनेस बुक की ऑथर हैं। उन्होंने पाया कि हमारी खुशी का 10% हमारे ज़िंदगी के हालात पर डिपेंड करता है और बाकी का 90% हमारे एटीट्यूड पर कि हम उन हालातों के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। यानी हैप्पीनेस का 10% हमारे हालात या सिचुएशन पर डिपेंड करता है और 90% हमारे एटीट्यूड, यानी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने डेली लाइफ में खुश रहना चाहते हैं या नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। यहाँ पर हम आपको 6 इफ़ेक्टिव तरीके बता रहे हैं जो आपको हमेशा खुश रहने में मदद करेंगे। आप 2 हफ्तों तक इन टिप्स में से कोई एक लगातार ट्राई करके देख सकते हैं। आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। याद रखें, आपको सक्सेस पाने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए खुश रहना होगा। ये 6 टिप्स अप्लाई करने में ईजी हैं। फर्स्ट, हफ्ते में कम से कम 3 बार वॉक करें। रिसर्च बताती है कि जो लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो ज़्यादा एक्साइटमेंट और जोश फील करते हैं।
जिस दिन लोग एक्सरसाइज करते हैं उस दिन ज़्यादा खुश रहते हैं। आपको वेट्स उठाने या पुशअप्स करने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट जल्दी जल्दी वॉक करना ही काफ़ी है। अपनी खुशी बढ़ाने के लिए ऐसा हफ्ते में 3 दिन करें। सेकंड, 20 मिनट का रीप्ले करें। इसका मतलब है कि उन अच्छी चीज़ों के बारे में लिखना जो आपके साथ डेली 20 मिनट हुई हैं। इससे आपको खुशी मिलेगी क्योंकि जब आप उसे लिखने के बाद पढ़ोगे तो आपको फिर से वही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा। 20 मिनट का ये रीप्ले आपको अपनी लाइफ में अच्छे लोगों और अच्छी चीज़ों को याद रखने में मदद करेगा। थर्ड, हफ्ते में कम से कम 5 बार कोई भी भलाई का काम करें, जैसे कि अपने कलीग को थैंक यू नोट लिखना, किसी बुजुर्ग पड़ोसी की मदद करना या बच्चों में कुकीज़ बांटना। यूं ही भलाई के काम करना बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि ये आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस कराता है। हैप्पीनेस जनरेट करने का 4th टिप है कि आप फ्लो के स्टेट में रहें। यह तब होता है जब आप किसी काम में इस हद तक डूब जाते हैं कि आपको टाइम बीतने का पता ही नहीं चलता। फ्लो का मतलब है आप उस एक्टिविटी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे करने में आपको खुशी मिलती है। 5th टिप है कि डेली 2 मिनट मेडिटेशन करें। जो लोग डेली मेडिटेट करते हैं उनके ब्रेन स्कैन से पता चला कि उनके ब्रेन का जो पार्ट सेल्फ अवेयरनेस और हमदर्दी से जुड़ा है वो साइज में बड़ा हो गया और जो पार्ट स्ट्रेस से जुड़ा है वो छोटा हो गया था। इसलिए ये चीज़ साबित होती है कि लोग डेली मेडिटेशन करके अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। और आखिर में आप 5 ग्रेटिट्यूड के जरिए भी हैप्पीनेस जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उन 5 अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं जो डेली आपके साथ होती हैं। आप इसे अपने जर्नल या ब्लॉग में भी लिख सकते हैं। 5 चीज़ों के लिए डेली शुक्रगुजार होना आपको ज़्यादा खुश और हेल्दी बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, आप डेली खुश रह सकते हो। यह बात साबित हो चुकी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ज़्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं। याद रखें, खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी ज़िंदगी के हालात कैसे हैं, बल्कि इसका लेना देना इस बात से है कि आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुश रहना सीखें। डू इट फॉर यू। अभी आपके गोल्स क्या हैं? क्या आप अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं या आप प्रमोशन पाना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतर सैलरी वाली जॉब की तलाश में हैं? गोल्स सेट करने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक गोल अचीव कर लेने के बाद आपको तसल्ली नहीं मिलती और आप अगला गोल सेट कर लेते हैं। इस केस में आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप पैसा, नाम और शोहरत पाने के लिए सक्सेस चाहते हैं। ये आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि जब आपको नेगेटिव कमेंट या क्रिटिसिज्म मिलता है तो आपको बुरा लगता है। खुशी का सीक्रेट यही है कि जो भी आप करें अपने लिए करें, इसलिए आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम करना जो आपको पसंद है, इसमें आप बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं चाहते हैं और उस एक्टिविटी को करना ही आपके लिए रिवॉर्ड होता है। स्टडीज से पता चला है कि जब लोग रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं तो उस एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में 70 राइटर्स को 3 ग्रुप में बांटा गया और उन्हें पोएम लिखने को कहा गया। फर्स्ट ग्रुप को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दी गई, जैसे कि पैसे कमाने का लालच, प्रोफेसर को इम्प्रेस करना या ग्रेजुएशन स्कूल में जाना। सेकंड ग्रुप को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दी गई, जैसे कि खुद को एक्सप्रेस करने का मजा और वर्ड्स के साथ खेलना। थर्ड ग्रुप को कोई मोटिवेशन नहीं दी गई। जज ने उनके पोएम को पढ़ा और इवेल्युएट किया। सबसे लो क्वालिटी का पोएम फर्स्ट ग्रुप का था, जिन्हें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दी गई थी। बेस्ट पोएम उन राइटर्स ने लिखी थी जिन्हें इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिली थी। उन्हें पोएम लिखने में मजा आया था, जिसके कारण उनका काम बहुत अच्छा हुआ था। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको वो काम खुद के लिए करना चाहिए। इस बुक के ऑथर नील पसरीचा के पास एक बार एक क्लाइंट आए जो हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। चलिए मान लेते हैं कि उनका नाम चार्ल्स है। हार्वर्ड में प्रोफेसर होने के नाते उनके पास बैचलर और मास्टर्स की डिग्री थी। हार्वर्ड के प्रोफेसर को 6 फिगर वाली सैलरी मिलती है और वो कंसल्टेंट और स्पीकर्स के तौर पर हायर किए जाते हैं। हालांकि नील के क्लाइंट चार्ल्स ने कहा कि वो खुद को फेलियर समझते हैं। ये सुनकर नील बहुत हैरान हुए। चार्ल्स जैसा हार्वर्ड का प्रोफेसर लूजर कैसे हो सकता था? असल में चार्ल्स अपने कलीग्स के साथ खुद को कंपेयर करते थे। उनके एक कलीग थे जिसे नोबेल प्राइज मिला था और दूसरे कलीग ने 1 दर्जन बुक्स लिखी थी। चार्ल्स खुद को उनसे कम समझते थे और मानते थे कि वो कभी वो सब अचीव नहीं कर पाएंगे जो उनके कलीग्स के पास हैं। सोचकर देखिए, चार्ल्स की सैलरी बहुत अच्छी है, उनके पास पीएचडी की डिग्री और एक सक्सेसफुल करियर है, फिर भी वो खुद को लूजर समझते हैं। तो चार्ल्स जैसे लोगों को खुद में क्या बदलाव लाने की जरूरत है? इसका जवाब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम आपको एक टूल के बारे में बताते हैं जो आपकी हेल्प करेगा। इसे कॉन्फिडेंस बॉक्स कहते हैं। इमेजिन करो कि एक स्क्वायर है जिसके चारों हिस्से बराबर हैं। नीचे वाला राइट हिस्सा घमंड के लिए है,
ये उन लोगों को दिखाता है जो खुद के बारे में तो बहुत ऊंचा सोचते हैं पर दूसरों को अपने से कम समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए दूसरों के सिर पर पैर रखने से भी बाज नहीं आते। ऊपर के लेफ्ट वाले हिस्से में इनसिक्योर लोग आते हैं। ये खुद के बारे में लो ओपिनियन रखते हैं लेकिन दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं। यही वो पॉइंट है जहां आपको लगता है कि बाकी लोग आपसे ज्यादा बेहतर हैं। नीचे वाला लेफ्ट हिस्सा सिनिकल लोगों या उन लोगों के लिए है जो हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं। वो अपने और दूसरों के बारे में लो ओपिनियन रखते हैं। ये बस नेगेटिव सोच रखते हैं। ये तब होता है जब आपका बुरा दिन जाता है और आप सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते हैं। आपका मकसद होना चाहिए ऊपर वाले राइट हिस्से में होना। यही वो जगह है जहां आप वाकई में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यहां आप अपने और दूसरों के बारे में हाई ओपिनियन रखते हैं। आप खुद से प्यार करते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं। ऐसा करने के लिए आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। आपको अपनी असलियत छिपाने की या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद से प्यार करते हैं। दूसरों को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात आप इस स्टोरी से सीख सकते हैं। एक बार बुद्ध एक छोटे से गांव में गए। वहां उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने उन्हें कहा कि उन्हें लोगों को शिक्षा देने का कोई हक नहीं है। ब्राह्मण ने बुद्ध को कहा, तुम भी दूसरों की तरह मूर्ख हो, तुम एक ढोंगी हो। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बुद्ध को इस तरह चुपचाप मुस्कुराते देखकर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने बुद्ध से कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब नहीं है? आखिरकार बुद्ध ने जवाब में कहा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त और साथी तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हाँ आते हैं। बुद्ध ने पूछा, अच्छा तो क्या तुम उनके आने पर उन्हें भोजन और पानी देते हो? ब्राह्मण ने कहा, हाँ देता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मेहमान तुम्हारा भोजन और पानी स्वीकार ना करे तो उस भोजन और पानी पर किसका अधिकार होगा? तो ब्राह्मण ने कहा, अगर वो स्वीकार ना करे तो वो भोजन और पानी मेरा ही रहेगा। तो बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ इसी तरह मैं तुम्हारे क्रोध और कड़वे शब्दों को अस्वीकार करता हूं, तो वो सब तुम्हारा ही हुआ न। ब्राह्मण ये सुनकर अवाक रह गया। उससे कुछ बोलते ना बना। उसे बेहद क्रोध आ रहा था पर वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को किसी इंसान या किसी चीज पर नहीं निकाल सकता। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हारा अपमान अस्वीकार करता हूं ब्राह्मण, ये सब तुम्हारा है। अगर तुम मुझ पर क्रोधित हो और मुझे अपमान महसूस नहीं हो रहा है तो ये सारा क्रोध वापस तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए तुम अकेले ऐसे इंसान होगे जो नाखुश होगे और इस प्रोसेस में तुम खुद को ही दुख पहुंचाओगे। दर्द को रोकने के लिए आपको अपने गुस्से पर लगाम लगानी होगी और उसे प्यार से बदलना होगा। कोई भी इंसान जो अपमान करने वाले का अपमान करता है वो भी उसके जैसा ही तो हुआ ना। लेकिन मैं ऐसा करने से इनकार करता हूं ब्राह्मण, ये सब तुम्हारा है। याद रखें, दूसरों को इम्प्रेस करने या बदले में कुछ पाने के लालच में काम मत करो, बल्कि अपने लिए करो। इसलिए करो क्योंकि वो काम आपको खुशी देता है। इससे अगर लोग नाराज होते हैं तो होने दो। जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आप इसे खुद के लिए कर रहे हो। नेवर रिटायर। ओकिनावा जापान में लोग 100 से भी ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। वे आम अमेरिकन के मुकाबले 7 साल ज्यादा जीते हैं। साथ ही वो ज्यादा हेल्दी और ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। ओकिनावा के 96 साल के एक फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन ने 30 साल के एक बॉक्सर को हरा दिया था। 105 साल के दद्दू ने फ्लाई सॉटर यानी मच्छर मारने वाला डिवाइस से एक जहरीले सांप को मार दिया था। ओकिनावा में दुनिया के किसी और जगह के मुकाबले 100 साल के लोग रहते हैं। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि ओकिनावा के लोग छोटी प्लेट में खाना खाते हैं और जब उनका पेट 80% भर जाता है तो वो खाना बंद कर देते हैं। ओकिनावा के लोग बचपन से ही साथ पले बड़े होते हैं और बूढ़े होने तक दोस्ती निभाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो कभी रिटायर नहीं होते। ओकिनावा के लोग रिटायर होना क्या होता है ये जानते ही नहीं हैं। वो तो इकिगाई शब्द में मानते हैं, जिसका मतलब है वो कारण जिसके चलते आप रोज सुबह उठते हो। जैसे ओकिनावा में 102 साल के कराटे मास्टर हैं, उनका इकिगाई है मार्शल आर्ट सिखाना। वहां के 100 साल के एक मछुआरे ने कहा कि उनका इकिगाई है अपने परिवार के लिए पैसा कमाना। 102 साल की एक औरत ने कहा कि उनका इकिगाई है अपने पड़पोते के बच्चे को गले से लगाना। इससे हमारे मन में एक सवाल उठता है, रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? काम करना हमें एक पर्पस, एक डायरेक्शन और अपनेपन की फीलिंग देता है। रिटायरमेंट हमें काम से बाहर खींचता है और अचानक आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि अब आगे कहाँ जाना है। रिटायरमेंट का आइडिया 1899 में जर्मन्स के मन में आया था। यह आइडिया था कि 65 साल और उससे बड़ी उम्र के लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए ताकि कम उम्र के लोगों को काम करने का मौका मिल सके। जल्द ही बाकी देशों ने भी ये सिस्टम अपना लिया, लेकिन 1889 के जर्मनी और आज की दुनिया में बड़ा फर्क है। 1889 में लोगों की एवरेज उम्र 67 होती थी। ये माना जाता था कि लोग रिटायर होने के 2 साल बाद मर जाते हैं। लेकिन 1889 से अब तक मेडिसिन की फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब लोग 67 से ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। इससे हम 3 नतीजों पर पहुंचते हैं।
एक, रिटायरमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है। 1889 से पहले तक इस शब्द का नामो निशान तक नहीं था। 2, रिटायरमेंट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ओकिनावा और ईस्ट में बाकी जगहों पर बड़ी उम्र के लोग अपने परिवार और सोसाइटी में अपना योगदान देते रहते हैं। वहाँ रिटायरमेंट को नेगेटिव नज़रिए से देखा जाता है। इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है कि हमें खाली बैठना अच्छा लगता है। साथ ही ये बात भी सच नहीं है कि हम बिना कमाए सालों तक जिंदगी गुजार सकते हैं, और ना ही हम सालों साल बूढ़े लोगों का खर्च उठाने की ताकत रखते हैं। जेम्स वॉटसन डीएनए स्ट्रक्चर के कोडिस्कवरर हैं और नोबेल प्राइज विनर हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि कभी रिटायर मत होना, ब्रेन को एक्सरसाइज की जरूरत है, वरना ये बर्बाद हो जाता है। बिल सफायर 32 सालों से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कॉलमिस्ट रहे हैं। जब वे 75 साल के हुए तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन बाद में बिल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बन गए। अपने लास्ट आर्टिकल में बिल ने लिखा था कि हमें हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, कभी रिटायर मत होना और करियर चेंज करते रहना। अगर आप कुछ नया सीखोगे तो ये आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव रखेगा। आज पूरी दुनिया में ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं। पिछली सेंचुरी में यूएस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 साल से बढ़कर 77 साल हो गई है। दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। आज हमारी बॉडी ज्यादा हेल्दी है, इसलिए हमें अपने माइंड को नरिश करते रहना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वर्क से जुड़े हुए 4 एस हैं। ये उन फायदों के बारे में बताते हैं जो हमें काम करने से मिलते हैं। वो 4 एस हैं: सोशल, स्ट्रक्चर, स्टिमुलेशन और स्टोरी। चलिए उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। हमारे पूर्वज कबीले या झुंड में रहकर और एक दूसरे पर भरोसा करने की वजह से ही जिंदा रह पाए थे। उन्हें दूसरों की चिंता थी, इसलिए दूसरे भी उनकी चिंता किया करते थे। जिंदा रहने के लिए सोशल होना इंपॉर्टेंट होता है। आज सोशल कनेक्शन हमारी खुशी का एक बड़ा फैक्टर बन गया है। डेनियल गिलबर्ट स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस नाम की बुक के ऑथर हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं किसी इंसान की खुशी के बारे में प्रेडिक्ट करना चाहता हूं और मैं उनके बारे में सिर्फ एक फैक्ट जान सकता हूं, तो मैं उनसे उनकी इनकम, हेल्थ, जेंडर या रिलीजन के बारे में नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं उस इंसान के उसके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिश्ते कैसे हैं, इस बारे में पूछूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे काम हमें डेली लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका देता है। हम घर से बाहर जाते हैं, अपने कलीग्स के साथ लंच करते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। अपने कलीग्स, मैनेजर्स और कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करना हमें डेली खुशी देता है। सोशल इंटरैक्शन के अलावा काम हमें स्ट्रक्चर भी देता है। हम सबके पास हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। आमतौर पर हम 56 घंटे सोने में, 56 घंटे काम में और लास्ट के 56 घंटे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, हॉबीज या इंटरेस्ट में बिताते हैं। अगर आप काम पर जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको पहले और दूसरे 56 घंटों में क्या क्या करना है। इसमें आप काम करते हैं और सोते हैं। फिर आपको अपने काम से पैसे मिलते हैं, जिसे आप अपने तीसरे 56 घंटों में आने वाली चीज़ों पर खर्च करते हैं। इसे आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर, फैमिली के साथ डिनर पर, कॉफ़ी खरीदने या मूवी देखने पर खर्च करते हैं। मान लो आप काम पर नहीं जाते हो तो आपके पास इतना फ्री टाइम होगा कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा और आप बोर हो जाएंगे। यही रिटायर होने पर होता है। इसके अलावा काम आपको स्टिमुलेशन देता है। अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कराना जरूरी है ताकि ये शार्प और तेज रहे। ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा काम की वजह से आपको डेली कई छोटी छोटी चीज़ों का एक्सपोजर भी मिलता है जो आपको खुशी देता है। जैसे जब आपके बॉस आपको थैंक यू बोलते हैं, जब मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है या जब पेंट्री में फ्री केक मिलता है। हम अपने कलीग्स को हायर नहीं करते, ना ही उन्हें पे करते हैं। फिर भी हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं क्योंकि वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो आप इस स्टिमुलेशन के मौके से हाथ धो बैठेंगे। लास्टली, वर्क हमें एक ग्रेट स्टोरी का फायदा देता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस क्या है? आपकी कंपनी क्या करती है? जैसे फेसबुक इस दुनिया को और कनेक्टेड बनाता है, गूगल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, रेड क्रॉस का मकसद है इंसान के दुख दर्द को कम करना। काम हमें एक बड़े मकसद का हिस्सा बनने का मौका देता है। आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, आपका एक पर्पस है जो है दूसरों की लाइफ को पॉजिटिव तरह से इम्पैक्ट करना। सोचो कि आपने सालों साल काम किया और एक दिन रिटायर हो गए। क्या आपको लगता है कि आप रिटायर होकर खुश रह पाएंगे? कई लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। वे पैसे बचाते हैं और अपना वेकेशन प्लान करते हैं। सोचिए कि आप रोज सुबह उठते हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। आपके पास बिस्तर से उठने का कोई कारण या बहाना नहीं होता है। सोचिए कि आपके पास इतना सारा फ्री टाइम है और आप एकदम बोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहो, ग्रो करते रहो और काम करते रहो। आपको कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखो और एक लंबा खुशहाल जीवन एंजॉय करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो। ओवरवैल्यू यू। क्या आपको अपने उन फ्रेंड्स को देखकर इनसिक्योर फील होता है जो टॉप यूनिवर्सिटीज में गए हैं या जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है? क्या आप हाई पेइंग जॉब और सक्सेसफुल करियर वाले लोगों को देखकर जलते हैं? आप कहीं ये तो नहीं सोचते कि काश मैं डॉक्टर, लॉयर या स्टॉक ब्रोकर होता या रियल एस्टेट एजेंट होता? अगर ऐसा है तो ये चैप्टर आपके लिए है। हार्वर्ड से एमबीए करने वाले की एवरेज एनुअल सैलरी $1,20,000 होती है, जबकि एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल सैलरी $24,000 होती है।
इसलिए हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट एक एवरेज अमेरिकन के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा कमाता है। इस बुक के ऑथर नील पसरीचा ने भी हार्वर्ड से एमबीए किया है। वो और उनके क्लासमेट्स अपने अपने रास्ते चले गए। मार्क एक हाई एंड कंसल्टिंग फर्म में काम करते हैं। उन्हें कई कई घंटे काम करना पड़ता है और वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइट में ट्रेवल करते रहते हैं। ज़्यादातर कंसल्टेंट्स रिटायर होने तक हर मंडे काम के लिए फ्लाइट लेते हैं और हर थर्सडे वापस घर लौटते हैं। क्रिस वॉशिंगटन डीसी के एक बड़े स्कूल में असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं। वो सुबह 7 बजे काम पर जाते हैं और रात 9 बजे तक घर लौटते हैं। क्रिस पूरी नींद लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। रायन वॉल स्ट्रीट के एक प्राइवेट इक्विटी के लिए काम करते हैं। उनका वर्क शेड्यूल सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक रहता है, जिसमें सैटरडे और संडे भी शामिल हैं। सोनिया सिलिकॉन वैली की एक टेक फर्म में काम करती हैं। उन्हें अपने जॉब में फ्री मील, फ्री ड्राई क्लीनिंग और इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मिलती है। सोनिया को अपना काम पसंद है, लेकिन वो हफ्ते में 80 घंटे काम करती हैं। अब मान लो कि हमारे पास हर हफ्ते सिर्फ 168 घंटे हों। अगर आप 56 घंटे सोने में और 80 घंटे काम करने में बिता देते हैं, तो आपके पास फैमिली, फ्रेंड्स या अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के लिए टाइम कहाँ है? हम इसी तरह सक्सेस को मेजर करते हैं। हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनकी हाई सैलरी और हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचो, तो क्या वो वाकई में इतना कमाते हैं? चलिए एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर, एक रिटेल असिस्टेंट मैनेजर और एक हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट की एनुअल सैलरी को कंपेयर करते हैं। एक टीचर साल का $45,000 कमाता है। उसे साल में 12 हफ्ते की वैकेशन मिलती है। उसे साल में 1600 घंटे काम करना पड़ता है और वो हर घंटे $28 कमाता है। एक मैनेजर हर साल $70,000 कमाता है। उसे साल में 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। वो साल में 2500 घंटे काम करता है और हर घंटे $28 कमाता है। जबकि एक हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट साल का $1,20,000 कमाता है। उसे 2 हफ्ते की वैकेशन मिलती है। वो साल में 4250 घंटे काम करता है और हर घंटे $28 कमाता है। इन तीनों में ही सबसे ज़्यादा सैलरी कमाता है, लेकिन इसे ज़्यादा घंटे काम भी करना पड़ता है। इससे ये बात पता चली, एक टीचर, एक मैनेजर और एक हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट तीनों हर घंटे का $28 कमाते हैं। हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट अक्सर शाम के वक्त या वीकेंड्स पर किसी होटल रूम या घर पर काम करता है, इसलिए उसे रेस्ट करने या वेकेशन पर जाने का मुश्किल सा टाइम मिलता है। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? इसका उपाय यह है कि खुद को ओवरवैल्यू किया जाए। जो काम या एक्टिविटी आपको खुश करती हैं, उन्हें करने में ज़्यादा टाइम बिताइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ दें और पूरी जिंदगी यूं ही खाली बैठे रहें। इसका मतलब है अपना टाइम कैसे बिताना है, इस बारे में अवेयर होना। आज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है। इसका 1/3 हिस्सा आप सोने में गुजारते हो, इसलिए आपके पास टोटल 4 लाख वेकिंग आवर्स होते हैं, यानी जब आप जागे हुए होते हैं। इस लिमिटेड टाइम में आप क्या करोगे? खुद को ओवरवैल्यू करो ताकि आपका ज़्यादातर वेकिंग आवर्स उन कामों में खर्च हो जिन्हें करना आपको पसंद है। अपनी सक्सेस का डेफिनेशन खुद लिखो। बी यू। इंसान को खुशी तब मिलती है जब वो जैसा है उसे वैसे ही पसंद किया जाए। आप जो होने का दिखावा करते हैं उसके लिए पसंद किया जाना आपके लिए सिर्फ दुख की वजह बनेगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता खुद के साथ होता है। खुद को प्यार करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद के प्रति सच्चा रहना। रूजवेल्ट रोजी ग्रियर 1960 के जाने माने एनएफएल प्रो बॉलर थे। रोजी की हाइट 6 फुट 5 इंच और वेट 300 पाउंड था। वो इतिहास के सबसे बेस्ट डिफेंसिव टैकल थे। एक ग्रेट फुटबॉल प्लेयर होने के अलावा रोजी एक सच्चे इंसान थे। जब वो स्पोर्ट्स से रिटायर हुए तो एक बॉडीगार्ड, एक एक्टर और एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बने। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि उन्हें नीडल पॉइंट या कढ़ाई बुनाई करना पसंद था। रोजी कहते थे कि सिलाई करना उन्हें सुकून देता है, उन्हें अपने डर से निजात दिलाने में मदद करता है और इस वजह से वो औरतों में और ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका टाइटल था रोजी ग्रियर्स नीडल पॉइंट फॉर मेन। ये बुक आज भी बिकती है और इसे 5 स्टार रिव्यू मिला है। जरा सोचिए, रोजी एक लंबे तगड़े फेमस एथलीट थे, फिर भी वो बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्हें सिलाई बुनाई करना पसंद है और इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी है। रोजी जैसे थे उन्हें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं थी। यही सच्चा होने, यानी आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना और अपने दिल की सुनना की ताकत है। एलिस इन वंडरलैंड में मैड हैटर पूछता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ? तो एलिस जवाब देती है, मुझे भी इस बात का डर है कि तुम पूरी तरह पागल हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, सारे अच्छे लोग पागल ही होते हैं। इसका मतलब है आप जो हैं उसी में खुश और शांति से रहना, और यही वो चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाती है।
अपनी सभी कमियों, डर और पैशन के साथ खुद से प्यार करें। अगर आप थोड़े अजीब हैं तो भी खुद को एक्सेप्ट करें। बेशक ये इजी नहीं होगा, लेकिन यही वो तरीका है जो आपको सब कुछ दे सकता है। इस बुक के ऑथर नील परिचा ने कई सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल स्पीकर्स से बात की। उनमें से ज़्यादातर लोग वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो होते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जितनी हाई सैलरी वो लेते हैं उसके बदले ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंदर से ऐसे लोग नाखुश होते हैं और वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं कि उनकी रियलिटी क्या है। हमें गांधी से एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर भी उनके पास सब कुछ था। गांधी ने एक बार कहा था, खुशी उसे कहते हैं जब आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन एक जैसे होते हैं। ऐसे 3 सिंपल टेस्ट हैं जो आपको अपना रियल सेल्फ ढूंढने में मदद कर सकते हैं। ये टेस्ट हैं सैटरडे मॉर्निंग टेस्ट, बेंच टेस्ट और 5 पीपल टेस्ट। चलिए उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप सैटरडे सुबह क्या करते हैं? हो सकता है कि उस दौरान आपके पास कोई काम ना हो, तो इस दौरान आप अपनी हॉबीज़ या इंटरेस्ट पूरे कर सकते हैं। यही वो चीज़ है जब आप शायद अपना इकिगाई करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमसे अक्सर ये पूछा जाता है, तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस कैसे हो सकता है? इकिगाई इससे अलग होता है। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कारण होता है जिसकी वजह से आप रोज़ सुबह उठना चाहते हैं। आपका इकिगाई टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। तो आप बताइए, आप सैटरडे मॉर्निंग क्या करते हैं? क्या आप जिम जाते हैं, योगा सिखाते हैं, गिटार बजाते हैं या बेक करना सीखते हैं? सैटरडे मॉर्निंग टेस्ट आपको मौका देता है अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर करने और अपने पर्सनल लाइफ और करियर को और भी रिच बनाने का। बेंच टेस्ट का मतलब है खुद को एक नई सिचुएशन में डालना और उस सिचुएशन के प्रति खुद का रिएक्शन ऑब्जर्व करना। जैसे आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए आप कैंपस के बेंच पर कुछ देर बैठकर स्टूडेंट्स की बातचीत को सुन सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जब आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब इंटरव्यू के बाद आप ऑफिस टूर के लिए बोल सकते हो। नया घर ढूंढते वक्त आप साइड वॉक टेस्ट भी ले सकते हो। ये टेस्ट करने से ये पक्का हो जाएगा कि आपका डिसीजन आपके रियल सेल्फ के हिसाब से है। 5 पीपल टेस्ट का मतलब है जिन लोगों के साथ आप टाइम बिताते हो उनके जरिए अपने ऑथेंटिक यानी रियल सेल्फ को ढूंढना। ये आपके 5 क्लोजेस्ट कलीग्स या 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। एक आर्टिकल है द पावर ऑफ 5 स्टेट्स। इसमें कहा गया है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज हैं। आप उनके लुक्स, इंटेलिजेंस, पॉजिटिविटी, एम्बिशन का एवरेज हैं। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं उन पर एक नज़र डालें और सोचें कि आप उनमें से एवरेज हैं। ये आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ ढूंढने में हेल्प करेगा। ब्रॉनी वेयर बेस्ट सेलिंग बुक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग के ऑथर हैं। ब्रॉनी एक नर्स थीं जो उन पेशेंट्स की देखभाल किया करती थीं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते थे। ब्रॉनी ने देखा कि जो लोग मौत के करीब होते हैं उन्हें 5 तरह का कॉमन पछतावा होता है। उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि काश हमारे पास ज़्यादा पैसा होता या ज़्यादा बड़ा घर होता या हम और महंगे वेकेशन पर जाते, बल्कि उनका नंबर 1 पछतावा होता है, काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी होती, ना कि दूसरों की मर्जी से। अफसोस नंबर 2, काश मैंने पूरी जिंदगी इतनी भाग दौड़ ना की होती। अफसोस नंबर 3, काश मैंने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत दिखाई होती। अफसोस नंबर 4, काश मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त और बिताया होता। और अफसोस नंबर 5, काश मैंने कभी अपनी खुशियों का भी ख्याल रखा होता। जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये 5 अफसोस आपको भी हो सकते हैं। अगर आप ऑथेंटिक बनने की कोशिश करेंगे तो दूसरों को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का मौका नहीं देंगे। आप जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटी देंगे और वही कहेंगे जो आपको फील होता है। आप दोस्तों के साथ टाइम बिताने से पीछे नहीं हटेंगे और वही करेंगे जो आपको खुशी देता है। ब्रॉनी ने लिखा है कि उनके पेशेंट्स दूसरों को खुश करने के चक्कर में एवरेज लाइफ जी रहे थे, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में खुशी का कहीं नामो निशान नहीं था और उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा था। क्या आप उनकी तरह बनना चाहेंगे? क्या आप भी मरते समय पछताना चाहते हैं? याद रखिएगा कि खुश रहना एक चॉइस है। इम्परफेक्ट और अजीब बनने में कोई बुराई नहीं है। आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट और प्यार करें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।